हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, बेटा जब बहू का भाई ही उसे दोषी मानता है तो तू किस मिट्टी का बना है। भाभी, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। कुछ गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। मंगेश हमारे पड़ोसी का लड़का था। 23-24 साल की उम्र में उसका बलिष्ठ शरीर कमाल का था। जी थैंक्स कहकर मैं अपनी ओर एकटक निहारते मंगेश को देख थोड़ी असहज हो गई। उसने कहना जारी रखा, सच कुछ लोगों को कुदरत ने फुर्सत में बनाया होता है और आप उनमें से एक हो। यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? मैं कहते हुए हंस दी। अंदर आकर खुद को शीशे में निहारते हुए मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में बनाया है। दूध सी मेरी काया और उस पर तीखे नैन नक्श मेरी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे चर्चा का विषय बना देता है। वैसे तो ऐसी तारीफ़ें सुनने की मुझे आदत सी पड़ गई थी, लेकिन मंगेश द्वारा की गई तारीफ से मुझे एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मेरी आंखों में गहरे झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे लुभाया। पड़ोसी होने के नाते गाहे बगाहे उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस वक्त महक बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर के भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में कभी कभी मैं झुंझला उठती थी। एक दिन मैं विराट से अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठी ही थी कि मंगेश आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद की पेशकश की, जिससे मुझसे पहले विराज ने स्वीकार कर लिया। अब मंगेश तकरीबन रोज़ मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब कभी मेरा हाथ उससे टच होता तो वह बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा उठता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी लगती, पर ऊपर से मैं उसे बनावटी गुस्से से देखती तो झट से सॉरी बोलकर अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर विराज की प्राइवेट जॉब थी। वे देर रात घर आते थे। कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर से बाहर भी रहना होता था। वैसे भी विराज मेरे लिए एक बोरिंग इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज़्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और बेटी महक की ज़रूरतों का वे पूरा ध्यान रखते थे, पर उम्र का जोश कहें या वक्त की कमज़ोरी, मेरा चंचल मन इतने भर से संतुष्ट नहीं था। या यूँ कह ले कि मंगेश ने किसी शांत झील की तरह पड़ी मेरी सोई हुई कामनाओं को अपने आकर्षण के जादू का पत्थर फेंक जगा दिया था। मंगेश की छेड़छाड़, जाने अनजाने उसका छू जाना, उसका जोशीला साथ अब मुझे रोमांचित करने लगा था। मंगेश तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरे मौन में उसने मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। महक को स्कूल छोड़ना व लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क घुमाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना आदि काम वह खुशी खुशी करता था। विराज के शहर से बाहर रहने पर भी वह हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नई थी और विराज किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, इसलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखा करती थीं। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं हमारे बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नजर आती थीं, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती थी। लेकिन इतना तय था कि मैं और बेटी दोनों ही मंगेश के मुँह पास में बंधी जा रही थीं। महक तो बच्ची थी, पर मैं बड़ी होकर भी बहुत नादान। ऐसी ही एक शाम विराज बेंगलोर में थे। मैं और मंगेश पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। महक को मैंने विराज की रिश्ते में लगने वाली एक चाची जो हमारे घर के पास ही रहती थी के यहाँ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते हुए हमें देर हो चुकी थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भिगो भी दिया था।
उसकी गाड़ी से उतरते समय तेज ब्रेक लगने के कारण मैं उससे जा चिपकी और मेरे दोनों हाथ उसके कंधों पर जा टिके। वाकई यह बहुत खूबसूरत सहानुभूति थी जिसने मुझे रोमांचित कर दिया। बहरहाल ताला खोलकर हम अंदर आ गए। मंगेश, अब तुम जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं महक को लेकर आती हूँ। मेरे कहने पर भी वह सोफे पर बैठा रहा। अगर रात यहीं रुक जाऊँ तो? उसकी आंखों में फिर वही शरारत थी। चाह कर भी मैं उसे इनकार न कर सकी। मौसम की खुमारी कहें या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगे। मंगेश ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर बिठा लिया। पूरी रात न मुझे बेटी की याद रही, न अपने पत्नी धर्म की। रात के उस व्यभिचार के बाद भी मैं सुबह बड़े ही सहज भाव से उठी और खुद को तरोताज़ा महसूस किया। मंगेश के साथ ने जैसे जीवन में एक उमंग भर दी थी। उस वक्त मेरे मन में कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और महक को चाची के घर से यह बहाना करके ले आई कि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। चाची ने फ़ौरन मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। अपने सभी काम समय पर निपटा कर पार्लर खोलते वक्त मैं यही सोचने लगी कि विराज तो कल आने वाले हैं, यानी आज रात भी, और मैं सुर्ख होने लगी। जल्दी से सारे काम निपटाने के बाद उम्मीद के मुताबिक अंधेरा होते ही मंगेश आ गया। महक को सुलाकर हम दोनों एक बार फिर प्यार में डूब गए। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी यह खुमारी आगे क्या गुल खिलाने वाली है। विराज के बेंगलोर से आ जाने के बाद हमारी मुलाकात उतनी आसान न रही और न ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में ही हमारे बीच में जिस्मानी दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से भाग जाने का निर्णय ले लिया, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर। मंगेश का तो पहले ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। इधर उसके शारीरिक आकर्षण में बंधी मैं भी घायल हिरनी सी उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन महक के स्कूल की छुट्टी थी। तब विराज के ऑफिस जाने के बाद मैंने महक को खिला पिला कर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफ़र की ओर। अब सोचती हूँ तो बहुत धिक्कारती हूँ खुद को, परंतु उस वक्त वासना की आंधी के आगे मेरा सातित्व और ममत्व दोनों हार गए थे। गोवा के एक रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहने के बाद जब हमारी खुमारी और शारीरिक हवस की भूख कुछ उतरी तो समझ आया कि जीवन में शारीरिक ज़रूरतों के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। उसका कारण यह था कि मंगेश जो 10-15 हज़ार रुपये अपने घर से लाया था वे ख़त्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने उसके हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा? उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया, अब क्या करना है तुम जानो, मैं गुस्से में बोली। अच्छा, तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी, उसने झुंझला कर कहा। तो प्यार का दम भरते ही क्यों थे जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो 4 सितारों की करते थे। क्या तुम्हें इन खर्चों के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से में अपने पहने हुए गहने उतार कर उसके हाथ में रख दिए। मुझ पर चीखने के बजाय अपने गिरबान में झांको और देने ही हैं तो सारे गहने दो, यह मंगलसूत्र भी। मंगेश ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, यह विराज के प्यार की निशानी है, मैंने भावावेश में कहा। वाह रे सती सावित्री, पति और बच्ची को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसकी निशानी को रखने का नाटक कर रही हो। मंगेश अब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी छोड़कर यहाँ हूँ। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं लगभग चीखते हुए बोली। तो कोई एहसान नहीं किया? तुम्हारा पति तुम्हें जो नहीं दे पाया वह मैंने दिया है। बड़े मज़े किए हैं तुमने मेरे साथ मैडम। मंगेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मंगेश के इस बदले रूप को देखकर मैं हैरान रह गई। मन का क्षोभ, बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली।
मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपनी नासमझी पर गुस्सा भी आया। मुझे रोता देख वह मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुझे दुलारने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी यह हरकत मुझे बहुत नापाक लगी। आवेग में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मत भूल कि हम यहाँ भागकर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, कहकर मंगेश पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालत के लिए अपने सिवा किसे कोसती। विराज ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय मुझ पर उसके प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कोई आगा पीछा सोचे मैं यह काम कर बैठी। अब मैं अपनी उसी करनी पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, मंगेश नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? एक तो अनजानी जगह, उस पर हाथ में 2 पैसे भी नहीं। शायद सच्चे रिश्ते को नकारने की मुझे सज़ा मिली है। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। विराज जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज़ था। मंगेश को मैं कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहाँ इसी तरह विराज भी तो परेशान हो रहे होंगे। यह विचार आते ही उन्हें फ़ोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी मैं। मंगेश द्वारा लाई गई इस नई सिम में और कोई नंबर भी सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे पर हुई आहट से दौड़कर दरवाज़ा खोला तो हैरान परेशान विराज को देखते ही चौंक पड़ी। मन चाहा कि लिपट जाऊं उनसे और जी भरकर रो लूं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मंगेश के पापा भी उनके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही भी बैठ गए मंगेश के इंतज़ार में। विराज ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं पिघल कर उनके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दो विराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। काफ़ी देर तक खड़े रहे विराज अपनी मुख संवेदनाएं प्रकट करते रहे। फिर बोले, घर चलो विनी, महक तुम्हारी राह देख रही है। नहीं विराज, अब मैं वहाँ क्या मुँह लेकर जाऊँगी? महक से क्या कहूँगी? मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं, कह मैं सिसक उठी। विराज काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह मंगेश के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकाल कर बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो उठी। आखिरकार मैं लौटने को तैयार हो गई, करती भी क्या। मंगेश का असली रंग तो देख ही चुकी थी। अंकल जी, आप मंगेश से बात कर उसे ले आना, मैं विनी को लेकर जा रहा हूँ। घर पहुँचते ही दादी के हाथों से छिटक कर महक मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे गले आ लगी। मैं उसे ज़ोर से छाती से लगाकर प्यार करने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद यह प्यार बनावटी लग रहा हो, पर मैं वास्तव में शर्मिंदा थी। विराज की वजह से सभी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उनकी निगाहों में खासी नाराज़गी दिखी। मेरा अपना भाई भी मुझसे दूर खड़ा था। मुझे लौटे 2-3 दिन बीत चुके थे। सारा समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। विराज आकर मुझे खाना खिला जाते। नन्ही महक तो जैसे चहक उठी थी, पर मेरे सास ससुर और भाई ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा विराज मेरे पास नहीं है। हाँ, बेटी मेरी ही बगल में सोई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारती हुई बाहर निकली ही थी कि बैठक से आती आवाज़ों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। ये आवाज़ें मेरे भाई की थीं। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं अंकल आंटी जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब सामान्य नहीं हो पाएगा। यह दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है, जिसका दंड उसके साथ साथ सारी ज़िंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर महक को भी। मेरी बात तो सुनो। विराज ने कुछ कहना चाहा। नहीं जीजा जी, आप सुनो। महक अभी छोटी है,
बड़ी होकर जब उसे सब मालूम पड़ेगा तो वह भी अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और फिर यह तो सोचिए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भाग। बस करो जयेश, तुम बहुत बोल चुके। विराज ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या गलत कह रहा है जयेश? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है? विराज के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं विनी को जानता हूँ, पत्नी है वह मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं न कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नज़रअंदाज किया होगा, तभी तो उसे मंगेश की ज़रूरत पड़ी होगी। विराज के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव थे। मैं यह नहीं कहता कि विनी से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती मंगेश से भी हुई है और आपका समाज उसको तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर मेरी विनी ही यह सज़ा क्यों भुगते? पति हूँ मैं उसका, जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, तो उसकी इस मुश्किल घड़ी में कैसे उसका हाथ छोड़ दूँ? और अगर मान लीजिए यही गुनाह मुझसे हो जाता तो उसे यह मशवरा देने के बजाय आप लोग यही समझा रहे होते कि विनी जाने दे, माफ़ कर दे विराज को, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले, और न जाने क्या क्या, सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है। उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा दें? माफ़ कीजिए, यह सज़ा मुझे मान्य नहीं है। विनी के हमारे जीवन में होने से ही हमारी खुशियाँ हैं। उसके बिना मैं और बेटी दोनों अधूरे हैं। मैं विनी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पापा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। विराज के दिए तर्कों का किसी के पास जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए, पर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ़ कर दो विराज, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान न सकी। किसी के बाहरी आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच मैं माफ़ी के योग्य नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़े घाव भी भर देता है। इस घटना को 1 महीना हो गया था। विराज और मेरे बीच सब कुछ सामान्य हो चला था। मैं अभी भी बाहर निकलकर लोगों का सामना करने से कतराती थी। मंगेश के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त माह शुरू हो चुका था। बारिश का मौसम मुझे सबसे सुहावना लगता था। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम विराज को घर जल्दी आया देख मैं चौंक पड़ी। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, विराज ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन महक सो रही है। मैंने बात टालने की गरज से कहा, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने चाची को बोल दिया है, आज वे महक के साथ यहीं रुक जाएंगी। ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं विराज को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही काफ़ी कुछ सहा था। जब तक हम तैयार हुए, बारिश ने मौसम को और भी खुशगवार बना दिया था। चाची आ गई थीं। महक को उन्हें सौंप जब मैं बाहर निकली तो मेरी ओर देखते हुए इन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। फिर गाड़ी निकालने लगे। मैं भी गेट खोलकर इनकी मदद करने लगी। तभी अचानक मंगेश के घर पर मेरी नज़र पड़ी। ऊपर बालकनी से वह मुझे न जाने कब से निहारे जा रहा था। उस घटना के बाद मेरा और मंगेश का पहली बार सामना हो रहा था। मेरा असहज हो जाना स्वाभाविक था। ऊपर देखते हुए मैं लड़खड़ा सी गई। तभी 2 मजबूत बाहों ने मुझे सहारा देकर थाम लिया। ये विराज थे, जिन्होंने बड़ी ही अदा से मेरा हाथ थामे मुझे कार में बैठाया। आसपास के घरों से भी कई जोड़ी निगाहों ने हमें तब तक कैद में रखा जब तक कि हम उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। खूबसूरत आलीशान होटल के अंदर एक दूसरे का हाथ थामे हमने प्रवेश किया। अपनी खोई गरिमा को वापस पाकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। मन ही मन उस एक पल का शुक्रिया अदा कर रही थी जिस पल मैंने उनसे शादी करने के लिए हाँ कही थी। हॉल की धीमी रोशनी में विराज ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके सीने से लगकर डांस करते हुए मैं खुद को संसार की सबसे खुशहाल औरत समझ रही थी। कुछ देर बाद प्यारा सा डिनर करके हम होटल के उस कमरे में जाने लगे।
जो विराज ने पहले से ही बुक किया हुआ था। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी विराज, अंदर तो आओ, कहकर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे यह क्या कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि हमारी शरीके हयात कितनी खूबसूरत है। अंदर आकर इन्होंने मुझे बेड पर लिटाते हुए कहा। उसके बाद अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाल कर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मुझे पेश किया। उसमें से हार्ट शेप की एक डायमंड रिंग निकाल कर इन्होंने मुझे पहना दी। थैंक यू विराज, कह मैं इनके गले लग गई। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। अपनी पीठ पर गीलेपन का एहसास होते ही उन्होंने मेरा चेहरा हाथों में ले लिया। यह क्या, तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है विराज, किस मुंह से माफ़ी मांगूं? बस मिनी, अब इस टॉपिक को आज के बाद यहीं ख़त्म कर दो। तुम मेरी प्रेयसी, प्रेरणा, सभी कुछ हो। तुम्हें घर लाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। बस अब वह सब तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं कर देती, हर कोई तुम्हें गुनाहगार बताता रहेगा। इसलिए प्लीज़ इस तकलीफ़ से बाहर आओ। मैं तुम्हें इस तरह आत्मग्लानि में जीते नहीं देख सकता, कहकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस खूबसूरत रात उन पवित्र बाहों के आगोश में जाने कितने समय बाद मुझे चैन की नींद आई। दूसरा पूरा दिन भी हम होटल में ही रुके। आज मुझे मंगेश का शारीरिक आकर्षण विराज के प्यार के आगे बौना नज़र आ रहा था। चाची से फ़ोन कर हम लगातार बेटी के संपर्क में भी रहे। घर आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अपनी उस गलती को नादानी समझ मैं भी भुलाने लगी थी। पति के प्यार और विश्वास ने मेरे दिलो दिमाग में मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थीं। एक दिन विराज ने मुझे पार्लर की चाबी सौंपते हुए अपना काम दोबारा शुरू करने को कहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तो महीनों से पार्लर बंद पड़ा था, दूसरे पार्लर आने वाली औरतों की निगाहों में तैरते प्रश्नों का सामना कैसे करूंगी यह सोचकर मन बैठा जा रहा था। मगर विराज ने मुझे अपने साथ का भरोसा दिया। उसी दिन कामाली बाई के साथ जुटकर मैंने अपना पार्लर साफ़ किया, हर चीज़ व्यवस्थित कर कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई। पार्लर खोले 2-3 दिन हो गए थे। उसका बोर्ड भी विराज ने साफ कर फिर से लगा दिया था, परंतु एक भी क्लाइंट अभी तक नहीं आई थी। अपने सभी काम जल्दी से निपटा कर मैं पार्लर में बैठ जाती। किसी के आने का पूरा दिन बैठे बैठे इंतज़ार करती रहती। विराज से मेरे मन की बेचैनी छिपी नहीं थी। एक दिन इन्होंने शाम के खाने पर अपने सहयोगी को पत्नी के साथ बुलाया। वे लोग खाना खाकर बैठे। बातों ही बातों में जब विराज ने उन्हें मेरे पार्लर चलाने की बात कही तो उनके दोस्त की पत्नी ने मेरा पार्लर देखा और सराहा। अगले ही दिन वे अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्लर आई और काफ़ी काम कराया। मैं बहुत उत्साहित थी। उनके जाने के बाद बैठी ही थी कि कुछ दूर रहने वाली नेहा और अंजू भी आ गईं। नेहा बड़ी ही मुंहफट थी। मैंने हंसकर दोनों का स्वागत किया। दोनों ही मेरे काम से खुश दिखीं। इस दौरान हमारे बीच कुछ फॉर्मल सी बातचीत भी हुई। एक दिन सुबह सुबह छुट्टी के दिन विराज बाथरूम में थे कि तभी किसी ने बेल बजाई। यह सोचकर कि बाई आई होगी, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मंगेश को देखकर अचकचा गई। मेरा मन कसैला हो गया और चेहरे पर तनाव आ गया। भैया हैं क्या? मंगेश धीरे से बोला और आंखों ही आंखों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के भाव समझ मुझे उससे नफरत हो आई। क्या अब भी उसे मुझसे कुछ उम्मीद है? छी, यह अपने आप को समझता क्या है? बहुत कड़े शब्दों में कोई जवाब देना चाहती थी। आओ आओ मंगेश, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जी भैया, आज्ञा कीजिए। शब्दों में शहद घुली मिठास लेकर वह बेशर्मों की तरह बोला। जान, मंगेश के लिए कुछ लेकर आओ। मेरे हाथों को थाम विराज ने मेरी पेशानी को चूमते हुए कहा। जी। विराज की बात का आशय समझ मैं वहाँ से चली आई। मंगेश, आपकी भाभी यानी हमारी बेगम साहिबा का जन्मदिन आ रहा है तो एक पार्टी प्लान करने की सोच रहा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा, मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगा।
मंगेश को जैसे इसी मौके की तलाश थी। विराज के बताए गार्डन में मंगेश द्वारा वाकई बहुत खूबसूरत इंतजाम कर दिया गया। हालांकि इस बीच मंगेश ने मुझे फिर से बहकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी मेरे सामने अपनी जाहिल हरकतें करता और मैं उसे जवाब देने को आतुर होती, न जाने कहाँ से विराज हमारे बीच आ जाते। ऐसा लगता कि वे हमेशा मेरे पास ही हैं। लेकिन एक बात तो तय थी कि मंगेश के जिन गुणों या हरकतों पर पहले मैं रीझ उठती थी, अब उसकी उन्हीं हरकतों पर मुझे क्रोध आता था। शाम को विराज के पसंदीदा ग्रे शेड गाउन को पहनकर जब उनका हाथ थामकर मैंने गार्डन के हॉल में प्रवेश किया, तो सभी ने तारीफ भरी नज़रों से तालियां बजाकर हमारा स्वागत किया। पिंक कलर की फ्रॉक में महक भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। केक कटने के बाद बजती तालियों के बीच मैंने महक को फिर विराज को केक खिलाया। तभी अचानक लाइट के चले जाने से जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोगों की मिली जुली आवाज़ें कानों में आ रही थीं कि सहसा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक और ले चला। एक पल को तो मैं समझ नहीं पाई, पर फिर उन हाथों की छुअन का एहसास होते ही मैंने उस व्यक्ति के गालों पर एक छन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तभी लाइट आ गई। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यह मंगेश ही था जिसने लाइट जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। फिर तो मैंने मंगेश को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे मन में उसके प्रति जितना आक्रोश था, सारा मेरी ज़बान पर आ गया। उसकी कारगुजारियों को बेपर्दा करते करते मैं स्वयं भी आत्मग्लानि से भर भावुक हो उठी। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, ये विराज ही थे, हमेशा की तरह। आगे विराज ने कहा, दोस्तों, हकीकत से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो भी कुछ हो चुका है उसमें मैं अपनी पत्नी का दोष नहीं मानता। कई बार स्थितियाँ और निर्णय हमारे बस में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मेरी पत्नी आज भी उतनी ही पवित्र है और आज भी मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि अब और ज़्यादा। वैसे भी कायदे से सज़ा उसे मिलनी चाहिए जो आज भी वही गलती दोहराने की कोशिश में लगा है। आप सभी देख चुके हैं, सच्चाई आपके सामने है। थप्पड़ खाने के बाद मंगेश कुछ गुस्से और चिढ़ से मुझे घूरने लगा। तभी विराज की साफ गोई देखकर मोहल्ले वाले भी हमारे पक्ष में बोलने लगे। बात बढ़ती देख मंगेश के मम्मी पापा उसे वहां से लेकर चले गए। पार्टी में आए अचानक इस व्यवधान के लिए विराज और मैंने मेहमानों से माफ़ी मांगी। फिर सभी ने उत्साहपूर्वक पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मेरे खोए आत्मविश्वास को एक बार फिर लौटा दिया। विराज के साथ ने मुझ में एक साहस का संचार कर दिया। मंगेश को बार बार बुलाकर उससे मेरा सामना कराना भी विराज ने जानबूझकर कराया था, ताकि मैं समाज के सामने अपने अपराध बोध से मुक्त हो सकूं, क्योंकि वे मंगेश को मुझसे बेहतर समझ पाए थे और जानते थे कि मुझसे मिलने पर वह दोबारा अपनी जलील हरकत अवश्य दोहराएगा। बहरहाल अब मैं बेधड़क बाहर आने जाने लगी। मेरी झिझक और संकोच दूर हो गया था। मंगेश मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे पड़ोसियों से ही मालूम हुआ कि उसके माता पिता अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। उनके घर बदलने के 7-8 महीने बाद ही पता चला कि मंगेश की शादी हो गई है। अब उड़ती उड़ती खबरें कभी कभार सुनने को मिलती हैं कि वह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि विराज जैसा जीवन साथी मुझे मिला, जिसने मुझे मंगेश के झूठे मोहपास के दलदल से बचा लिया। तभी मेरी नज़र घड़ी पर गई तो चौंक उठी कि महक के आने का वक्त हो गया है। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता था। तब तक मैं अपने सभी काम निपटा कर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसिन अंजू हाँफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ, कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही है? मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यार, बुरी खबर है, मंगेश की बीवी ने आत्महत्या कर ली है। क्या कह रही है तू?
हाँ यार, सभी सकते में हैं, वह बोली और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उफ, संगीता ने यह क्या कर लिया, अपने 2 साल के बच्चे को यूँ छोड़कर। लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी, मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? मैं जानती थी, फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत से प्रश्न हथौड़े की तरह चलते जा रहे थे। मंगेश को तो मैं अच्छी तरह जानती थी, उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत और समझदार है उसकी पत्नी। बाद में तो यह तक सुनने में आया था कि बात बात पर वह पत्नी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसे उसके मायके नहीं जाने देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी कहता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, तो आंखों में आंसू भरकर उसने मुझसे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं कि मंगेश के चंगुल से बच निकली थी। वाकई अगर विराज ने न संभाला होता तो मैं कतरा कतरा होकर कब की टूटकर बिखर गई होती। महक को लेने जाने के लिए ताला लगाकर घर से निकली। रास्ते में विराज को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम हो चुका है। वे भी स्तब्ध थे, यह जानकर कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। मैं संगीता के लिए वाकई बहुत दुखी थी, लेकिन मंगेश जैसे अवसरपरस्त और बदमिजाज इंसान के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।